तो आज हम जॉन विलियम्स के उपन्यास स्टोनर के तीसरे अध्याय पे बात करेंगे। कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पे है। साल 1918, पहला विश्व युद्ध खत्म होने को है और विलियम स्टोनर को अपनी डॉक्टरेट की उपाधि मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, उसे उसी यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर की नौकरी भी मिल रही है। एक तरह से देखें तो उसकी दुनिया बसने वाली है। बिल्कुल। और देखिए, यूनिवर्सिटी उसके लिए सिर्फ एक नौकरी की जगह नहीं है, वो उसका घर है, एक पनाहगाह। सही कहा। वो जगह जिसने उसे वो पहचान दी जो उसके अपने खेत और परिवार नहीं दे पाए। लेकिन इसी अध्याय में दो बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं। अच्छा। एक तरफ युद्ध का अंत एक नई दुनिया की शुरुआत करता है और दूसरी तरफ स्टोनर की मुलाकात होती है एडिथ बॉस्टविक से, जो उसकी अपनी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देती है। हाँ। ये अध्याय असल में उम्मीदों और आने वाले खतरों के बीच का एक तनाव है। चलिए इसी तनाव से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है स्टोनर के मेंटर आर्चर स्लोन से। स्टोनर जब नौकरी के बाद उनसे मिलने जाता है तो वो उन्हें देखकर चौंक जाता है। युद्ध के सिर्फ एक साल ने स्लोन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। और ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं है, लेखक यहाँ स्लोन के शारीरिक पतन को उनके अंदरूनी बिखराव का प्रतीक बना देते। बिल्कुल। उनके बाल जो घने और भूरे हुआ करते थे अब बेजान और सफ़ेद हो चुके हैं। आंखों की चमक गायब है और स्टोनर को पहली बार ये एहसास होता है कि ये इंसान, जिसे वो लगभग अमर समझता था, हाँ, एक दिन मर जाएगा। ये स्टोनर के लिए अपनी ही नश्वरता से पहला सामना है। ये मौत का ख्याल उसके दिमाग में बैठ जाता है ना। वो अपने दोस्त मास्टर्स की मौत, युद्ध की क्रूरता और साहित्य में मौत के चित्रण के बारे में सोचने लगता है। हाँ, ये एक अजीब सा बौद्धिक अभ्यास लगता है, जैसे वो इस खौफनाक एहसास को समझने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, और वो पाता है कि पुराने रोमन का भी मौत को कितनी शांति से स्वीकार कर लेते थे, जैसे वो एक अच्छी जिंदगी का स्वाभाविक अंत हो। अच्छा। लेकिन बाद के ईसाई कवियों में मौत को लेकर एक डर है, एक कड़वाहट है। और दिलचस्प बात यह है कि उसे अपने मेंटर स्लोन में भी वही कड़वाहट और गुस्सा नजर आने लगता है। मतलब स्लोन का आदर्शवाद। हाँ, उनका आदर्शवाद युद्ध की हकीकत के सामने टूट रहा है और स्टोनर ये सब बहुत करीब से देख रहा है। और फिर आता है 11 नवंबर 1918 का दिन, युद्ध विराम की घोषणा। पूरे कैंपस में जश्न का माहौल है। लोग गलियारों में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। एक अलग ही पागलपन छाया हुआ है। और इस पागलपन और जश्न के बीच स्टोनर को एक ऐसा नजारा दिखता है जो उसे हिलाकर रख देता है। हाँ, वो भीड़ के साथ बहता हुआ स्लोन के ऑफिस के पास से गुजरता है और देखता है कि स्लोन वो अपनी कुर्सी पर अकेले बैठे हैं। उनका चेहरा बिगड़ा हुआ है और वो फूट फूट कर रो रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है ना। पूरी दुनिया जीत का जश्न मना रही है और स्लोन उस हार का मातम मना रहे हैं जिसे शायद कोई और देख भी नहीं पा रहा। ये पढ़ते हुए मुझे बहुत बेचैनी हुई थी। ये जीत नहीं बल्कि किसी चीज के खत्म हो जाने का दुख था। बिल्कुल सही। स्लोन का टूटना सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, वो उस पुरानी आदर्शवादी दुनिया का प्रतीक है जिसे युद्ध ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अच्छा। उनका रोना पूरी दुनिया की जीत के बीच उस बौद्धिक और नैतिक हार का मातम है जिसे सिर्फ स्टोनर जैसा संवेदनशील व्यक्ति ही देख पाता है। उस एक पल में स्टोनर समझ जाता है कि उसका हीरो, उसका मेंटर अब हमेशा के लिए बदल चुका है। युद्ध के बाद यूनिवर्सिटी का माहौल भी बदलता है। स्टोनर का पुराना दोस्त गॉर्डन फिंच एक कैप्टन बनकर लौटता है। फिंच अब पहले जैसा नहीं रहा, उसमें एक नया आत्मविश्वास आ गया है। उसे बूढ़ी हो चुके डीन जोसिया क्लेरमॉन्ट का असिस्टेंट बना दिया जाता है। और फिंच ही डीन के घर पर लौटने वाले सैनिकों के सम्मान में एक रिसेप्शन रखता है। और यहीं से कहानी पूरी तरह घूम जाती है। हाँ बिल्कुल। स्टोनर, जो हमेशा अपनी किताबों की दुनिया में रहा है, पहली बार एक ऐसी सामाजिक महफिल में जाता है जहां वो पूरी तरह से बाहरी महसूस करता है। घबराया हुआ है वो, बहुत घबराया हुआ। और वहीं उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, एडिथ एलन बॉस्टविक, जो मेहमानों को चाय दे रही होती है और स्टोनर उसे बस देखता रह जाता है। लेखक उसके बारे में जिस तरह बताते हैं, लंबी, दुबली, खूबसूरत, ऐसा लगता है जैसे स्टोनर किसी कविता को देख रहा हो, किसी इंसान को नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। स्टोनर एडिथ को नहीं देखता, वो उस पर एक ख्याल, एक आदर्श को प्रोजेक्ट करता है। सही। वो इतना खो जाता है कि वो फिंच से कुछ ऐसी जिद में कहता है कि उसे एडिथ से मिलवाए कि फिंच भी चौंक जाता है। स्टोनर के स्वभाव के लिए बहुत ही अजीब बात है। ये उसका जुनून है, प्यार नहीं। उनकी मुलाकात होती है लेकिन बातचीत कुछ खास नहीं होती। स्टोनर बस उसकी मौजूदगी में रहना चाहता है। और पार्टी खत्म होने से ठीक पहले
वो उससे अगली शाम मिलने की इजाजत मांगता है। एडिथ कुछ देर चुप रहती है और फिर बिना मुस्कुराए हाँ कह देती है। यहीं से वो असहज मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। और अगली शाम की मुलाकात तो और भी अजीब है। स्टोनर एडिथ से मिलने उसकी आंटी के घर जाता है। हाँ, माहौल बहुत औपचारिक, ठंडा और बोझिल है। स्टोनर बातचीत शुरू करने की बहुत कोशिश करता है, मौसम के बारे में, अपनी क्लासों के बारे में, लेकिन एडिथ के जवाब एक या दो शब्दों में। बस हर तरफ एक बर्फीली खामोशी है। मुझे तो पढ़ते हुए लग रहा था कि स्टोनर अब बस उठ के चला जाएगा। इतनी खामोशी कौन झेल सकता है? सही बात है। और वो लगभग हार मान ही लेता है। लेकिन जब वो जाने के लिए उठता है तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बिल्कुल, एडिथ अचानक बोलना शुरू कर देती है, एक तेज, सपाट और बिना भावना वाली आवाज में। हाँ। वो कहती है, जब मैं 6 साल की थी तो मैं पियानो बजा सकती थी। और फिर वो बिना रुके अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुना देती है। सब कुछ, अपना बचपन, अपना स्कूल, अपनी पसंद नापसंद, सब कुछ। ऐसा लगता है जैसे वो कोई अदृश्य किताब पढ़ रही हो। जब मैंने पहली बार एडिथ के उस मोनोलॉग के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत अजीब लगा। ये प्यार का पल नहीं लगता, ये एक चेतावनी जैसा लगता है। आपको क्या लगता है? ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लेखक यहाँ एडिथ के मोनोलॉग का इस्तेमाल बहुत चालाकी से करते हैं। ये कोई बातचीत नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन डंप है। ये दिखाता है कि एडिथ संवाद करना नहीं जानती, वो केवल अपनी सिखाई हुई कहानी सुना सकती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, कोई भाव नहीं, आंखों में कोई चमक नहीं। ये एक रोबोट का अपनी प्रोग्रामिंग बताने जैसा है। लेकिन स्टोनर इसे पूरी तरह से गलत समझता है। बिल्कुल गलत। वो इसे मदद के लिए एक खामोश पुकार समझता है। उसे लगता है कि इस लड़की ने अपनी आत्मा उसके सामने खोल कर रख दी है, और उसी पल उसे यकीन हो जाता है कि उसे एडिथ से प्यार हो गया है। पर एडिथ ऐसी क्यों है? उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी उसकी परवरिश में छिपी है। उसे एक ऐसी दुनिया में पाला गया है जहां उसे जिंदगी की हर कठोर सच्चाई से बचाया गया। उसकी शिक्षा का एक ही मकसद था, उसे एक सुंदर और निपुण पत्नी बनाना। लेकिन पत्नी के कर्तव्य क्या होते हैं? ये उसे कभी साफ साफ नहीं बताया गया। उसके माता पिता के बीच भी कभी कोई स्वाभाविक प्यार या गुस्सा नहीं था। गुस्सा मतलब कई दिनों तक चलने वाली विनम्र खामोशी, और प्यार मतलब कुछ मीठे शब्द। वो घर की इकलौती संतान थी, तो अकेलापन उसकी जिंदगी का हिस्सा था। ऐसा लगता है जैसे उसे भावनाओं को महसूस करना और व्यक्त करना सिखाया ही नहीं गया। और 13 साल की उम्र में? हाँ, 13 साल की उम्र में जब उसके शरीर में बदलाव आने शुरू हुए तो वो और भी डर गई और अपने अंदर सिमट गई। वो अपने ही शरीर से अनजान थी। इन सब ने मिलकर उसे एक ऐसे खोल में बंद कर दिया जिससे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन था। और स्टोनर अपनी सारी समझदारी के बावजूद इस खोल को एक रहस्यमयी खूबसूरती समझ बैठता है। हाँ। अगले 2 हफ्तों तक वो लगभग हर शाम मिलते हैं, लेकिन उनकी बातचीत में कोई गहराई नहीं आती। बिल्कुल नहीं। और एडिथ के सेंट लुइस लौटने से ठीक पहले स्टोनर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और एडिथ का जवाब देखिए। वो हैरान होने का नाटक करती है और कहती है कि उसे सोचने के लिए और अपने माता पिता से बात करने के लिए समय चाहिए। वो कोई वादा नहीं करती। ये हाँ नहीं है। नहीं, ये एक तरह से बात को टालना है। लेकिन स्टोनर इसे भी सकारात्मक रूप में ही लेता है। तो स्टोनर ने शादी का प्रस्ताव तो रख दिया, लेकिन एडिथ का जवाब हाँ से ज्यादा एक शर्त जैसा था कि पहले उसके माता पिता से मिलना होगा। हाँ। और ये मुलाकात स्टोनर के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी, जहां उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एडिथ से नहीं बल्कि उसके पूरे बोझिल अतीत से शादी करने जा रहा है। सेंट लुइस का वो घर, माहौल इतना ठंडा और तनाव से भरा है कि घुटन महसूस होती है। घर बहुत बड़ा और आलीशान है, लेकिन उसमें कोई जिंदगी नहीं है। एडिथ के माता पिता मिस्टर और मिसेस बॉस्टविक अपनी ही निराशाओं में डूबे हुए हैं। उसके पिता, जो खुद को एक हारा हुआ इंसान मानते हैं, स्टोनर से उसकी संभावनाओं यानी प्रोस्पेक्ट्स के बारे में पूछते हैं। वो अपने बैंकिंग करियर की नाकामी का दोष अपने झूठे दोस्तों पर डालते हैं। उनकी बातों में एक अजीब सी कड़वाहट है। और माँ मिसेस बॉस्टविक, वो अपनी बेटी की संवेदनशीलता की बात करती हैं, लेकिन जिस तरह से वो ये शब्द इस्तेमाल करती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो एडिथ की किसी बीमारी की बात कर रही हों। सही। उस घर में कोई भी सीधी बात नहीं करता। सब इशारों में, लंबी खामोशियों के बीच बात करते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान है और स्टोनर उसमें फंस गया है। जब मिस्टर बॉस्टविक पैसों की कमी और भविष्य में एडिथ को होने वाली परेशानियों की बात करते हैं, तो स्टोनर का सब्र जवाब दे जाता है। हाँ। उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर उन्हें लगता है कि एडिथ नाखुश रहेगी
तो उसे पीछे हटना होगा। और जैसे ही स्टोनर पीछे हटने की बात करता है, मिस्टर बॉस्विक घबरा जाते हैं। वो फौरन मान जाते हैं, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं एडिथ से छुटकारा पाने का ये मौका हाथ से निकल न जाए। ये तो बहुत ही दुखद पल है। वे अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे, वे अपनी एक जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा रहे हैं, और बस शादी तय हो जाती है। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आता है। जब शादी की योजनाओं पर बात होती है तो एडिथ, जो अब तक खामोश थी, एक मजबूत आवाज में कहती है, अगर ये करना ही है तो मैं इसे जल्दी करना चाहती हूँ। इस एक लाइन पे ध्यान दीजिए, अगर यह करना ही है। इसमें कोई खुशी नहीं है, कोई खुशी या उत्साह नहीं है। इसमें एक मजबूरी है, एक तरह की हार मान लेने वाली भावना, जैसे वो किसी सजा को जल्दी से पूरा कर लेना चाहती हो। उस रात स्टोनर सो नहीं पाता। शायद पहली बार उसे अपने फैसले पर शक होता है। और अगले दिन जब स्टोनर स्टेशन के लिए निकल रहा होता है तो एडिथ भागकर उसके पीछे आती है। हाँ, वो सीधी और सख्त खड़ी है, उसका चेहरा पीला है। और वो जो कहती है वो इस अध्याय का सार है। वो कहती है, मैं तुम्हारी एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करूंगी विलियम, मैं कोशिश करूंगी। स्टोनर को एहसास होता है कि उस घर में आने के बाद ये पहली बार था जब किसी ने उसका नाम लिया था। ये एक वादा कम और मदद के लिए गुहार ज्यादा लगती है। तो ये था अध्याय 3, एक मेंटर का पतन, युद्ध के बाद की दुनिया में खुद को ढूंढने की कोशिश और एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत जो बाहर से देखने में शायद रोमांटिक लगे, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा जटिल और सवालों से भरी है। हाँ, यहाँ सवाल ही उठता है कि स्टोनर, जो साहित्य के जरिए इंसानी भावनाओं की इतनी गहरी समझ रखता है, वो एडिथ की खामोशी और उसके अजीब कबूलनामे में ऐसा क्या देख रहा है? सही बात है। क्या ये सच में प्यार है, या वो अनजाने में किसी टूटी हुई चीज को बचाने या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? और एडिथ का व्यवहार, उसका अचानक शादी के लिए इतनी जल्दी करना क्या दिखाता है? क्या वो स्टोनर की तरफ भाग रही है या अपने घुटन भरे घर से दूर भाग रही है? वही तो। ऐसा लगता है कि ये प्यार नहीं बल्कि भागने का एक हताश प्रयास है। एक अंतिम विचार जो श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है, क्या स्टोनर एडिथ से शादी करके उसी सुरक्षा और अपनेपन को पाने की कोशिश कर रहा है जो उसे यूनिवर्सिटी में मिला था? अच्छा। या वो अनजाने में खुद को एक ऐसे अकेलेपन में धकेल रहा है जैसा उसने अपने मेंटर आर्चर स्लोन को अनुभव करते हुए देखा है? ये सवाल इस रिश्ते के भविष्य पर एक बहुत गहरी और उदास छाया डालता है।